हेलो बच्चों, शनिवार हो या रविवार, मैं लेके आया हूँ आपके लिए वेक्टर एनालिसिस का पार्ट 4। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई थी और कुछ डाउट्स आए थे कुछ बच्चों के, वो मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहूँगा। तो चलिए वो क्या क्या डाउट्स आए बच्चों के देख लेते हैं। एक डाउट बच्चे ने मेरे से ये पूछा था कि कहाँ गया भैया, एक डाउट ये पूछा था कि सर ठीक है ए एक्स जो है वो ए कॉस थीटा है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो साइन थीटा आपने ओ आर अपॉन ओ क्यू लिखा है ये कैसे लिख दिया। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो देखो ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, ओ आर क्यू वाला ट्राइंगल, तो इसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री लगाई थी। तो देखो अगर ये वाला एंगल थीटा है, कौन सा वाला, ये वाला एंगल थीटा है और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं आपस में और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो रही है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर थीटा लिखा नहीं था, बट ये एंगल बाय डिफ़ॉल्ट थीटा ही होगा। अब ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी आपकी, परपेंडिकुलर, और ये हो गई आपकी 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है तो इसके सामने ये हाइपोटेनियस और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर एंगल के सामने। तो इस वजह से मैंने साइन थीटा को क्या लिखा है, कहाँ गया, ओ आर अपॉन ओ क्यू। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसीलिए ओ आर अपॉन ओ क्यू लिखा है मैंने। ठीक है, तो आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर एक और डाउट आया था एक बच्चे का, वो मुझसे पूछ रहा था सर ये प्रोजेक्शन क्या होता है। तो ये जो प्रोजेक्शन हमने लिया था तो इसको भी क्लियर कर देते हैं। जैसे ये ओ क्यू वैक्टर है हमारा, ठीक है, जिसको मैंने नाम दिया है ए वैक्टर, तो ये ओ क्यू वैक्टर है हमारा। तो अब मुझे इसका कंपोनेंट करने थे, ठीक है, 2 कंपोनेंट करने थे। 2 कंपोनेंट कैसे करे मैंने, तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ से आप 2 काम कर सकते हो। यहाँ से आप अगर एक लाइट मारो इस वेक्टर के ऊपर तो उसकी एक शेडो बनेगी यहाँ पर, तो उसी शेडो को हम कंपोनेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि ये वाला जो वेक्टर है ओ क्यू वेक्टर, ये एक्स एक्सिस पर कितना मूव हुआ है, तो वो हम कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट सिंपली यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं और ये एक्स एक्सिस को जहाँ पर इंटरसेक्ट करे वही जो वेक्टर बनेगा आपका, उसको हम बोल देंगे कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। सिंपल, ठीक है। तो प्रोजेक्शन हमें बस ये बताता है, और प्रोजेक्शन सबसे पहले बनाते कैसे हैं, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके एक्स एक्सिस पे, और प्रोजेक्शन हमें बताता क्या है, ये बताता है कि ये जो ओ क्यू वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना मूव किया है। ठीक है, और ये वाला ओ आर वेक्टर हमें ये बता रहा है कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये वाला वेक्टर कितना मूव किया है। तो ये 2 कंपोनेंट हो गए इस वेक्टर के। ठीक है, ओ क्यू वेक्टर के ये ओ पी वेक्टर और ओ आर वेक्टर 2 कंपोनेंट हो गए, और हमें इसी तरीके से 2 कंपोनेंट करने होते हैं वेक्टर के जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे कंपोनेंट वाले वेक्टर है ना, ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, इसीलिए डेफिनेशन में भी मैंने लिखा है शायद कि विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला भी डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें बच्चों ने मुझसे पूछी थी तो मैंने आपको क्लियर कर दी एक बार। ठीक है, अब आगे चलते हैं, और ये मैंने लास्ट डेरिवेशन जो किया था वो किया था ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 3D स्पेस। 3 डायमेंशन स्पेस में हम वेक्टर को किस तरीके से ब्रेक करेंगे ये मैंने आपको सिखा दिया था। ठीक है, यहाँ पर बस एक चीज़ और नोट करनी है, वो आप देख लेना, मैं उसको यहाँ दिखा देता हूँ। हम ना आई जे के कैप की फॉर्म में लिख लेते हैं इसे, इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं यहाँ पे। अब मैं एक बस एक लाइन लिखनी है मुझे, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, लेट आई कैप जे कैप के कैप, जैसे हमने ऊपर किया था ना, कहाँ गया ये, यहाँ पर 2 ही एक्सेस थी इसलिए हमने आई और जे कैप लिए थे, और फिर ए एक्स वैक्टर और ए वाई वैक्टर को आई और जे के फॉर्म में लिख लिया था। उसी तरह से हम यहाँ पर भी आई कैप जे कैप के कैप जो कि यूनिट वेक्टर होते हैं उनकी फॉर्म में इनको लिखेंगे। तो लेट आई कैप जे कैप के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स which are along x axis, y axis and z axis रिस्पेक्टिवली। तो अगर ये ठीक है, समझ गए ना आप कि ये जो वेक्टर बनाए हैं मैंने, ये यूनिट वेक्टर, ये कुछ इस तरीके से हैं। देखो ये कुछ इस तरीके से, जैसे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर हो गया जिसका नाम है आई कैप। ठीक है, इसी तरह वाई एक्सिस की डायरेक्शन में ये एक यूनिट वेक्टर हो गया जिसका नाम है जे कैप। ठीक है, आई जे, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर हो गया जिसका नाम है जेड कैप, सॉरी के कैप।
आई जे के कैप, ठीक है। तो इनको यूनिट वेक्टर बोलेंगे। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और ये केवल और केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब जो है ए एक्स वैक्टर को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ए एक्स वैक्टर आई कैप, ठीक है। और ए एक्स हो गया आपका, ए वाई को मैं लिख सकता हूँ ए वाई वैक्टर जे कैप, उसी तरह ए जेड वैक्टर के कैप, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में, सॉरी आई जे के कैप की फॉर्म में हमने इसे लिख दिया। इसको थोड़ा सा अब फाइनल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा जो ऊपर मैंने लिखा था रिजल्टेंट, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाएगा। ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमने वेक्टर को आई जे के कैप की फॉर्म में दिखा दिया। और ये ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है, ये मैग्नीट्यूड है इनके रिस्पेक्टिव ए एक्स वेक्टर के। तो ये हमारा हो गया। अब बस आगे चलते हैं। और कल मैंने आपको कहा था इसमें पिछली वीडियो में कि हम एक और चीज़ कैलकुलेट करेंगे, वो है एंगल्स वेक्टर के बीच में। हमने जब एडिशन पढ़ा था प्लेन में, तो भी हमने एंगल को मेजर किया था ना, तो यहाँ पर भी एंगल मेजर करेंगे और उनको हम बोलते हैं डायरेक्शनल कोसाइंस। डायरेक्शनल कोसाइन। अब ये डायरेक्शनल कोसाइन क्या होते हैं, तो डायग्राम में चलते हैं। डायग्राम में देखो भाई, यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो वेक्टर था हमारा ओ आर वेक्टर, इससे हम एंगल फाइंड करेंगे। जैसे मान लो ये ओ आर वेक्टर जो है, ये ए वेक्टर जो है, ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। वाई एक्सिस से ये वेक्टर बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस से ये वाला वेक्टर जो है वो गामा एंगल बना रहा है। ये वाला एंगल गामा है, ठीक है। तो ये 3 एंगल बन रहे हैं यहाँ पर, गामा, अल्फ़ा, बीटा और गामा। अब यही अल्फ़ा, बीटा और गामा कैसे फाइंड आउट करें, तो उसके लिए देखो हमें फिर से इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, देखो ये ना डायग्राम में काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कोई नहीं, करना तो पड़ेगा। हम क्या करेंगे, हमें अल्फ़ा एंगल चाहिए। तो अल्फ़ा एंगल के लिए देखो ये वाला ट्राइंगल एक बनाना पड़ेगा हमें, ये वाला ट्राइंगल इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, ये जो तुम्हें एक फेस दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, तो इसको भी मैं नाम दे देता हूँ पी क्यू आर, इसको मैं एस नाम दे देता हूँ। और ये एस से आर तक मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, है ना, इस वाले फेस पे, जो इधर वाला फेस है, इधर वाले फेस पे ये वाला फेस आपको दिख रहा होगा, क्यू आर एस, इसको मैं टी बोल देता हूँ इस वाले पॉइंट को। तो क्यू आर टी एस, ये वाला जो फेस दिख रहा है आपको साइड वाला, इस फेस में मैंने एक डायगोनल खींच दिया एस आर, ठीक है। अब डायगोनल खींचने से एक ट्राइंगल बन गया, यहाँ पर दिख रहा होगा, जिसमें अल्फा एंगल आ रहा है, ये और ये, ठीक है। वेक्टर को साथ, वेक्टर के ऊपर ही हमें जो है वो डायगोनल बनाना है, क्योंकि वो राइट एंगल बनेगा। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो पॉइंट होगा, तो ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और 90 के सामने कौन होता है, हाइपोटेनियस। और ये अल्फ़ा एंगल हमें निकालना है, तो अल्फ़ा के सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये जो बचा फिर वो बेस हो जाएगा, यानी ये बेस है और ये हाइपो हो गया, ठीक है। तो अब इसमें पीजीटी लगाते हैं हम ओ एस आर में, तो ये हो जाएगा आपका इन ट्राइंगल ओ एस आर, ठीक है। तो इसमें हम कॉस लगाएंगे, क्योंकि बेस कॉस अल्फ़ा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपो बेस कितना है अपना, बेस देख लेते हैं पहले। बेस है हमारा ओ एस को हमने ए एक्स वैक्टर से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ओ एस अपॉन ये आ जाएगा आपका ए वेक्टर, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, तो ओ एस अपॉन ओ आर आ जाएगा। और ओ एस है हमारा ए एक्स वैक्टर और ओ आर है हमारा आपका ए, ठीक है। तो ए एक्स वैक्टर की वैल्यू आ जाएगी आपकी ए कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो ए एक्स की वैल्यू आ गई ए कॉस अल्फ़ा यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह हमें तीनों की वैल्यू निकालनी है, कॉस बीटा भी निकालेंगे, कॉस गामा भी निकालेंगे, इसीलिए हम इसे डायरेक्शनल कोसाइन बोल रहे हैं, ठीक है। कोसाइन का मतलब कॉस आ रहा है। तो अब दूसरा वाला ट्राइंगल ढूंढना पड़ेगा हमें। तो देखो दूसरा बीटा वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको, बीटा वाला तो ऑलरेडी बना हुआ है, ये देख रहे हो, ये वाला ट्राइंगल जो हमने डेरिवेशन में भी यूज़ किया था, इस वाले ट्राइंगल में हम लगा देते हैं पीजीटी। तो ये 90 है, तो 90 के सामने हाइपो और एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। तो हमें तो बेस और हाइपो चाहिए, तो बेस की वैल्यू है ए वाई और हाइपोटेनियस की वैल्यू है ए। तो इन ट्राइंगल ओ पी आर में, तो यहाँ पे आ जाएगा
इन ट्राइंगल ओ पी आर। तो ओ पी आर में हम कॉस बीटा लगा देते हैं, तो कॉस बीटा आएगा आपका ये भी बेस अपॉन होगा, तो बेस हमने जो लिया था वहाँ पे वो हो जाएगा ए वाई अपॉन और मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, तो यहाँ से ए वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए कॉस बीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये भी हमने निकाल लिया, ये ए वाई वेक्टर होगा। ठीक है, चलो इसकी वैल्यू आ गई। अब बस एक गामा वाला बचा है, तो गामा वाला के लिए भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब गामा वाला आ रहा है, ये वाला एंगल है गामा। ठीक है, ये जेड एक्सिस और वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है ये गामा है। अब ये एंगल हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो फेस दिख रहा है ना आपको, उसमें एक डायगोनल ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, बट करना तो पड़ेगा डायगोनल ड्रॉ, तभी आपको समझ में भी आएगा। तो मैंने क्या करा, जेड वेक्टर से, ए जेड वेक्टर से एक सीधा इस वेक्टर पे एक ऊपर वाला जो फेस है ना, कौन सा फेस, इसको भी नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस टी, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं लेट से यू, यू नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, ये यू पॉइंट हो गया। तो आपको ऊपर वाला एक फेस दिख रहा होगा, इसको भी नाम दे देते हैं वी पॉइंट दे देते हैं इसको नाम। तो ऊपर वाला फेस देख रहा है आपको यू वी आर टी, ऊपर वाला जो फेस है उसमें एक डायगोनल खींच दिया है हमने यू आर। ठीक है, तो अब आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, कौन सा, ये और ये वेक्टर वाला और ये जेड एक्सिस वाला। तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। राइट एंगल कहाँ पे बना रहा है ये, तो इसका जो राइट एंगल बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है, इस जगह पे। ये तो 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनियस हो गया, और एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो आपकी हो गई परपेंडिकुलर, और ये जो बचा फिर ये बेस हो गया। तो अब ओ यू आर वाले ट्राइंगल में हम लगा देते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो इन ट्राइंगल ओ यू आर, इसमें लगा देते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस गामा इज इक्वल टू ए जेड वेक्टर जो कि बेस है अपॉन हाइपोटेनियस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, और यहाँ से ए जेड वेक्टर आ जाएगा आपका ए कॉस गामा। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इन तीनों की ही वैल्यू निकाल ली, ए एक्स का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, ए वाई का, ए जेड का। अब क्या करेंगे, अब हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया था इसमें पुट कर देते हैं इस वैल्यू को। तो फॉर्मूला था हमारा ए इज इक्वल टू अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और तीनों की वैल्यू हमारे पास है। ए एक्स की वैल्यू है ए कॉस अल्फ़ा, तो यहाँ लगा देते हैं अब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा ये, प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। अब अंडर रूट है तो अंडर रूट को इधर ले आता हूँ मैं, तो ये स्क्वायर हो गया है ना, स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड। तो अब ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, देखो, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये बचा आपका ए स्क्वायर, यहाँ बचा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इस प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये वैल्यू निकल के आई कि तीनों के कॉस का स्क्वायर, एंगल का स्क्वायर क्या होता है, 1 के इक्वल। अब हम एक रिलेशन और जानते हैं भाई, कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर की जगह साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर रख दूँ तो ये हो जाएगा पहला वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और दूसरा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया, और 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 3 माइनस 1 करोगे तो 2 आएगा, तो ये 2 निकल के आएगा आपका। ठीक है, तो ये थे हमारे डायरेक्शनल कोसाइंस, तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा। अब ये पूरा हो गया। ठीक है, अब इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर एडिशन आपका पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, बस इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या करते हैं कि सबसे पहला पॉइंट हमें, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स।
ठीक है, एक वेक्टर को आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में क्या कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो। सेकंड पॉइंट, ठीक है, द रेक्टेंगुलर components of a vector in 2D space, ठीक है, जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन 2D स्पेस आर ओनली 2D स्पेस में जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं वेक्टर के वो 2 हो सकते हैं, ठीक है, एंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, और वो हमने देखे भी थे ऊपर 2 में हमने ब्रेक किया था, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन 3D स्पेस इज या आर ओनली 3, ठीक है, 3D स्पेस में 3 हो सकते हैं। देखो ये 3D स्पेस में हमने अभी रिजॉल्व किया था इसमें, तो ये हमारा तो ये वाला तो वेक्टर हमारा मेन वेक्टर है, ठीक है, ये जो पोजीशन वेक्टर हमने डिफाइन किया था पार्टिकल के लिए ये तो मेन वेक्टर हो गया हमारा। इसको हमने 3 कंपोनेंट में ब्रेक कराया। देखो एक कंपोनेंट तो ये हो गया जेड एक्सिस के अलॉन्ग, एक कंपोनेंट हो गया इसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और एक हो गया इसका वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो 3 जो है 3 यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट और ये तीसरा कंपोनेंट। तो मैक्सिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो हैं 3D स्पेस में वो 3 हो सकते हैं। और जो पीछे हमने देखा था कि जो ये वाला 2D स्पेस में 2 एक्सिस में, जब हम बात करें 2 एक्सिस की, तो 2 एक्सिस में जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं वो 2 हो सकते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है जब भी करना है। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके। तीसरा पॉइंट, जब बात आती है ना, अभी तो हमने ये एडिशन सीख लिया पूरी तरीके से, अब हम एडिशन करेंगे 3D स्पेस में। जब कोई वेक्टर हो तो कैसे उनका एडिशन होगा, तो उसको भी समझ लेते हैं। जैसे यहाँ मैं लिख रहा हूँ एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स इन 3D स्पेस, है ना। हमने 2 वेक्टर को तो जोड़ना सीख लिया, बट 3D स्पेस में कैसे जोड़ेंगे। तो ये तो रिजल्टेंट था ए वेक्टर का जो हमने निकाला था यहाँ पे, ठीक है, ये वाला कहाँ गया, ये वाला, ये तो रिजल्टेंट हमने निकाला था उस वेक्टर का, जो ए वेक्टर था ना उसका, ये तो रिजल्टेंट होता है, ये मैग्नीट्यूड होता है, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का। लेकिन 2 वेक्टर आ जाएँ तो उनको जोड़ेंगे कैसे हम 3 डायमेंशन में, तो उसके लिए देखो, तो सपोज़ करो मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ एक छोटा सा, जैसे ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये जेड एक्सिस हो गई, ठीक है। तो देखो ध्यान से, एक्स वाई और ये जेड एक्सिस, तो 2 वेक्टर थे, सपोज़ एक वेक्टर ये था, ठीक है, तो इसकी कुछ डायमेंशन रहे होंगे। तो सपोज़ करो इसका था ए एक्स आई कैप कॉमा ए वाई जे कैप कॉमा ए जेड के कैप, ठीक है। और एक और वेक्टर था बी वेक्टर, ये तीनों हवा में है, ठीक है, तो इसका था बी एक्स आई कैप कॉमा बी वाई जे कैप कॉमा बी जेड के कैप, ठीक है। ये इस तरीके से डिफाइन थे इस 3 डायमेंशन में। तो अब इनको ऐड कैसे करेंगे हम, देखो, तो हम जानते हैं क्या कि ए वेक्टर को हमने लिखा है 3 डायमेंशन में ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। और बी वेक्टर है हमारा बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। तो ये ए और बी 2 वेक्टर थे, ये 3D स्पेस में कुछ इस तरीके से डिफाइन है आई जे और के कैप की फॉर्म में, ठीक है। आई जे के कैप जो है ये यूनिट वेक्टर्स हैं। अब हमें इन्हें ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए कैसे ऐड करते हैं हम, तो हम रिजल्टेंट निकालते थे भाई, कैसे, ए वेक्टर करेंगे प्लस बी वेक्टर करेंगे। तो कैसे जोड़ोगे इन्हें, तो ऐड करो इन्हें ज़रा, तो ये होगा आपका, नीचे लिखता हूँ इसको, ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप, सिंपली ऐड करेंगे ए वाई बी वाई ये जे कैप, ठीक है। ऐड करने पर भी वेक्टर क्वांटिटी आती है, तो ये आई जे के कैप की फॉर्म में आएंगे। और ये हो गया आपका ए जेड प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट आएगा आपका इस तरीके से। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए देखो हमने ऊपर क्या करा था अभी कि
हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है जिसके कंपोनेंट करते हैं हम, तो वो इस तरीके से लिखा रहता है। जो रिजल्टेंट होता है ना, ये ए वेक्टर को हम इस तरीके से लिखते हैं, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, ठीक है। अब इनका अगर मुझे इनका अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड कितना निकल के आया था, जो आई कैप, जे कैप, के कैप के साथ हैं उन सबका स्क्वायर हो जाता है और वो अंडर रूट में आ जाता है, तो इसी को हम रिजल्टेंट बोलते हैं, ठीक है। ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड था, ए कुछ वैल्यू आएगी निकल के, ठीक है। अब इसी तरह से हम इसका भी आंसर लिख देंगे। आर वेक्टर का जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है, सपोज करो वो आर के ही बराबर है, वो कितना आएगा, तो हम लिखेंगे अंडर रूट में ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस जो भी आई, जे और के कैप के साथ हो सबका स्क्वायर हो जाता है ना, तो ये हो जाएगा ए वाई प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही लिख रहे हैं, ए जेड प्लस बी जेड का होल स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट आ गया, यानी कि ये रिजल्टेंट होगा अगर दो वेक्टर को हम ऐड करेंगे। सेकंड चीज़, अगला पॉइंट, ऐड कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं ना, तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, ये तो एडिशन था, एडिशन के लिए था, फॉर, यहाँ मैं हेडिंग डाल रहा हूँ फॉर सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी सिंपल हो जाएगा। जैसे हमारा ए वेक्टर था ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर था हमारा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो अब मुझे जो है वो रिजल्टेंट फाइंड करना है, और वो रिजल्टेंट क्या रहेगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है मुझे। तो ये कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो सिंपली इनको माइनस कर देंगे एक दूसरे से, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी आर वेक्टर की, वो आएगी आपकी, ये आई कैप कॉमन आ जाएगा, तो ए एक्स माइनस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई माइनस बी वाई, है ना, मैग्नीट्यूड माइनस हो जाएंगे आपस में, प्लस ए जेड माइनस बी जेड के कैप। अब इनका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए मोड लगा देते हैं, और सपोज करो ये आर के बराबर था, तो फॉर्मूला क्या है, आई जे के कैप के साथ जो भी हो उनका स्क्वायर हो जाएगा, तो ए एक्स माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस ए जेड माइनस बी जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो दो वेक्टर को, और जो है ऐड भी कर सकते हो, कहाँ, 3D स्पेस में। समझ में आ गया। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मुझे बताने थे आपको। अब कुछ और वेक्टर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं उनको भी, क्योंकि अब आप 3 डायमेंशन में वेक्टर को जो है कंपोनेंट करना सीख गए हो। तो देखो, सम इम्पॉर्टेंट वेक्टर्स, ठीक है, फिर इसके बाद हम सीधे सब मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे वेक्टर्स का, ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। डिवीजन तो पॉसिबल नहीं हो पाता वेक्टर का, बट मल्टीप्लिकेशन हम सीखेंगे। अब इसमें मैं इंपॉर्टेंट वेक्टर बताने वाला हूँ। तो इंपॉर्टेंट वेक्टर में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे पहले एक्सेस बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस, तो ये हो गई आपकी एक्स एक्सेस, ये हो गई आपकी वाई एक्सेस, और ये हो गई आपकी जेड एक्सेस, ठीक है। अब सपोज करो कोई पार्टिकल है मेरे पास, 2 पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल मेरे पास ये है, ठीक है। तो ध्यान से समझना अब एक एक पॉइंट को। और कभी भी अभी, और ये पार्टिकल हवा में है, ठीक है, स्पेस में है, जैसे ये मेरे चारों ओर हवा में है एक पार्टिकल, ऐसे हवा में, और ये जो दीवार है, दीवार का कॉर्नर, आप दीवार के कॉर्नर पे नज़र मारो तो एक एक्स एक्सिस हो गई, एक वाई एक्सिस हो गई और एक जेड एक्सिस हो गई। और सपोज करो एक पार्टिकल हवा में है, तो वो जो कोना होगा कॉर्नर का वो तो ओरिजिन होगा, यानी ये वाला पॉइंट जो होगा ये ओरिजिन होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट तो होंगे 0 0 0, ठीक है। अब ओरिजिन से, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ओ पॉइंट। अब ओरिजिन से अगर मुझे एक एरो बनाऊँ मैं इस तरीके से उस पार्टिकल तक का, तो ये क्या बताएगा, इसको ही हम पोजीशन वेक्टर बोल देते हैं, जो मैंने ऊपर भी ड्रॉ करे थे, है ना, कंपोनेंट्स बनाने में। और ये हो गया मेरा दूसरा पोजीशन वेक्टर। तो सपोज करो इसका नाम है R1 वेक्टर, और इसको मैं नाम दे देता हूँ R2 वेक्टर। तो दीज आर पोजीशन वेक्टर, तो ये इनका नाम होता है पोजीशन वेक्टर, जो पोजीशन बताने में हेल्प करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की या पॉइंट की या पार्टिकल की, तो इनको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर हो गया ये, ठीक है, कोई बात नहीं। अब पोजीशन वेक्टर की कुछ ना कुछ क्या होगी, वैल्यू होगी, है ना, इनके कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो सपोज करो इस वाले के कोऑर्डिनेट थे ए एक्स आई कैप कॉमा ए वाई जे कैप कॉमा ए जेड के कैप, इसके कोऑर्डिनेट ये थे, और इसके कोऑर्डिनेट थे बी एक्स आई कैप कॉमा बी वाई जे कैप कॉमा बी जेड के कैप, ठीक है। इस तरीके से
इसके कोऑर्डिनेट हो गए ये। अब कोऑर्डिनेट हो गए, अब मुझे इन दोनों के बीच की डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, सपोज करो ये वाला जो पार्टिकल था, ये पार्टिकल इस पी पॉइंट से इस क्यू पॉइंट पे चला गया। ठीक है, तो मुझे ये डिस्प्लेसमेंट पता करनी थी कि इनके बीच की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। ठीक है, तो अब डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ड्रॉ करते हैं, तो उसका नाम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रख दिया हमने। तो अब ये P से Q की तरफ गया है ना, तो P से Q की तरफ हम एरो लगा देंगे एक इस तरीके से, और इस वेक्टर को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट कहाँ होती है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, जब एक जो एंडिंग पॉइंट, जहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट जाता है उसका एंडिंग पॉइंट और जो उसका शुरुआत वाला पॉइंट होता है, उनके बीच का डिफरेंस होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका, डिफरेंस नहीं डिस्टेंस। ठीक है, तो अब ये पार्टिकल P पॉइंट से Q पॉइंट पे चला गया, जिसको हमने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम सॉल्व कैसे करें, तो हम जानते हैं कि हमने जो करा था वो क्या करा था, हम ट्राइंगल लॉ जानते हैं एक। ठीक है, ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग हम, अगर मैं इस वेक्टर को देखो, ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग मैं इसे जो ऐड करूँगा अभी। ठीक है, इसको मैंने यहाँ रखा, तो ये बस आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, बाकी आपको तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखनी है और जल्दी जल्दी सॉल्व करनी है। ठीक है, तो ये वेक्टर कुछ इस तरीके से था, ये इस तरीके से था, और ये ऊपर वाला वेक्टर कुछ इस तरीके से है ना, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो हम इसको किस तरीके से फाइंड आउट करें। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं एस वेक्टर से शो कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। ठीक है, एस से शो करते हैं हम, है ना। जैसे ये पहला जो पोजीशन वेक्टर है उसका नाम है R1 वेक्टर, दूसरे वाले का नाम है R2 वेक्टर, और ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने बनाया इसका नाम दे दिया मैंने S वेक्टर। ठीक है, तो अब ज़रा देखो ट्राइंगल लॉ को, हम ट्राइंगल लॉ लगाएंगे यहाँ पे। तो ट्राइंगल लॉ क्या कहता था हमारा, पहली वीडियो में चले जाओ और उसमें देखो कि क्या है, अगर दो वेक्टर किसी ट्राइंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करें और वो भी सेम ऑर्डर में, जैसे ये एक एरो लगाया फिर उसकी टेल से ये वाला जुड़ा है, तो ये सेम ऑर्डर में, तो जो अपोजिट ऑर्डर में होगा, जो ट्राइंगल की थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होगा और अपोजिट ऑर्डर में होगा, जैसे ये दोनों ऐसे जा रहे हैं और ये वाला ऐसे आ रहा है, तो अपोजिट ऑर्डर में है, तो ये जो अपोजिट ऑर्डर में है ये रिजल्टेंट कहलाएगा। यानी कि मैं इस वाले ट्राइंगल में, ये जो यहाँ बन रहा है, इसमें किस तरीके से लॉ लगाऊंगा, तो ये जो रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट क्या है मेरा, R2 वेक्टर है। R2 वेक्टर जो होगा मेरा वो बराबर होगा किसके, R1 वेक्टर प्लस S वेक्टर के। ठीक है, तो S वेक्टर हम निकालेंगे कैसे, हमें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए, तो S वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस R1 को दूसरी साइड भेज देंगे, तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, यानी R1 माइनस R2 माइनस ये हो जाएगा R1 वेक्टर। तो ये आ गया मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का रिजल्ट। तो इस तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं 3 डायमेंशन में। अब ये तो सिंपल बन गया। अब हमें R2 वेक्टर में से R1 वेक्टर को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस करना अभी मैंने ऊपर सिखाया ही है आपको, कहाँ पे, ये फॉर सब्ट्रैक्शन हम क्या करेंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम इस तरीके से लिख देंगे और फिर उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, तो बिल्कुल सेम प्रोसेस होगी। तो R2 माइनस R1 करना है, तो R2 की वैल्यू हमें गिवन ही है ये सब, और इस वाले की भी गिवन है हमें। ठीक है, तो ये दो तरीके के वेक्टर मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए, एक पोजीशन वेक्टर और एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जो भी करेंगे हम ट्राइंगल लॉ लगा के करेंगे या पैरेललोग्राम लॉ लगा के ऐड करेंगे। ठीक है, या फिर पॉलीगन लॉ यूज़ करेंगे अगर दो से ज़्यादा वेक्टर हैं तो। समझ में आ गया। चलिए, तो यहाँ पर आपका ये एडिशन और वेक्टर, सब्ट्रैक्शन सब कुछ खत्म हो जाता है 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की तरफ। तो अब आ रही है बढ़िया हेडिंग जिसका नाम है, सबसे पहले हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी से हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, मान लो कोई स्केलर क्वांटिटी है, उसको हमें वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो किस तरीके से हम करेंगे, तो देखो एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें मैं लिख रहा हूँ, देखो क्या लिख रहा हूँ इसके बारे में। व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर देन इट्स मैग्नीट्यूड
become k times of that vector and the direction remain the same। और जो डायरेक्शन है वो वही रहती है। अब ये क्या बोल गए, ये बोल गए कि अगर मान लो कोई स्केलर क्वांटिटी है ना, उसकी वैल्यू k है, तो उससे हम सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे a वेक्टर को, और वो जो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो k टाइम्स हो जाएगा इसका। ठीक है, जो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो k टाइम्स हो जाएगा, और वो जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो कोई और वेक्टर होगा k टाइम्स, और डायरेक्शन वही रहेगी जो पहले वाले a वेक्टर की रही होगी, तो वही r वेक्टर की ये रिजल्टेंट वाले की डायरेक्शन रहेगी। ठीक है, तो ये हम स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अभी वेक्टर वालों का अलग है सिस्टम, वो अभी हम सीखेंगे। अभी हम स्केलर वालों के साथ देख रहे हैं कि अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है उसको हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो सिंपली जो भी उस स्केलर की वैल्यू है उतने टाइम्स हो जाएगी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है कि व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर देन इट्स मैग्नीट्यूड बिकम्स k टाइम ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो k टाइम्स हो जाता है उस वेक्टर का, तो k टाइम्स हो गया देखो यहाँ पे। ठीक है, अब सिंपली डिवीजन भी इसी तरीके से, डिवाइड भी दे सकते हो आप। डिवीजन के लिए क्या स्टेटमेंट लिखते हैं हम, तो व्हेन अ वेक्टर इज डिवाइड बाय अ स्केलर देन इट्स मैग्नीट्यूड becomes 1 by k times of the vector। ठीक है, 1 by k टाइम्स हो जाता है। अब ये कैसे, एंड डायरेक्शन वही रहेगी। ठीक है, डायरेक्शन रिमेन दी सेम, जो a वेक्टर की डायरेक्शन रही होगी वो वही रहेगी। अब ये क्या बोल गए, तो सपोज करो कोई a वेक्टर था, ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड होगा कुछ भी, और उसको हमने स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया, तो देखो 1 by k टाइम्स हो गया इसका जो भी मैग्नीट्यूड था। ठीक है, और जो रिजल्टेंट होगा वो भी एक वेक्टर ही आएगा, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो a वेक्टर की डायरेक्शन में ही होगी। तो मैग्नीट्यूड बिकम्स 1 by k टाइम्स, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड बिकम्स k टाइम्स। ठीक है, तो ये सिंपली था मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि ये तो हमने करा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किसका, स्केलर से, लेकिन वेक्टर की जब मल्टीप्लिकेशन हो तब क्या होता है, तो देखो यहाँ पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, ये वाली कौन सी थी, ये मान लो ये फर्स्ट हेडिंग थी, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर क्वांटिटी। अब हम लिखेंगे सेकेंड वाली हेडिंग, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ ए वेक्टर बाय ए वेक्टर। ठीक है, वेक्टर की वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो सबसे पहले तो एक नोट आ रहा है, नोट में क्या है कि वी कैन नॉट डिवाइड a scalar quantity or vector quantity by a vector। तो पहले तो ये याद रखो कि हम कोई स्केलर क्वांटिटी हो या वेक्टर क्वांटिटी हो उसको वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते, बिग नो। ठीक है, तो केवल और केवल मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्यों नहीं कर सकते, तो जब मल्टीप्लाई करके देखा, सॉरी डिवाइड करके देखा होगा तो कोई रिजल्ट ही नहीं आया होगा, तो जब रिजल्ट ही नहीं आ रहा है तो फिर उसको हम क्यों रखेंगे, उसके लिए नो हो गया सिंपली। मल्टीप्लिकेशन के लिए देखो, मल्टीप्लिकेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको देखो किस तरीके से करना है हमें और क्या क्या करना है मल्टीप्लिकेशन में। तो देखिए इसको हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन को, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को हम समझते हैं। तो देखो हमारे पास बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ थी, जब हमने उनको मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने पर हमें दो तरीके की क्वांटिटीज़ मिल रही थी। सबसे पहले कुछ क्वांटिटीज़ हमें मिल रही थी स्केलर, मतलब दो वेक्टर की मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो दो वेक्टर की जब हम मल्टीप्लाई करी तो कुछ मल्टीप्लाई जो मिल रही थी हमें वो स्केलर क्वांटिटीज़ मिल रही थी, और कुछ जो मिल रही थी वो वेक्टर क्वांटिटीज़ मिल रही थी। तो इस टाइप पर हमने जो मल्टीप्लिकेशन है वेक्टर का वो दो तरीक़ों से डिवाइड किया। स्केलर क्वांटिटी को हमने बोला स्केलर प्रोडक्ट, और
जो वेक्टर क्वांटिटीज़ मिल रही थी तो उनको हमने बोल दिया वेक्टर प्रोडक्ट। तो जो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वो दो टाइप का होता है, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं एक को, और एक को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो दोनों ही समझने हमें एक एक करके, और ये ख़त्म हो जाएंगे तो ये वेक्टर टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट हेडिंग डालते हैं और इसके बारे में देखते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। तो स्केलर प्रोडक्ट, तो मैं आपको बता दूं स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसीलिए इसका एक और नाम है डॉट प्रोडक्ट। तो ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी कह देते हैं कई बार, तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अब ये होता क्या है, तो इसमें हम देखते हैं कि द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, मिनिमम टू वेक्टर्स तो होने ही चाहिए, वैसे दो से ज़्यादा वेक्टर की भी मल्टीप्लिकेशन होती है बट आप दो तक ही रहोगे, दो से ज़्यादा का नहीं करना आपको। द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स and the cosine of the angle between them। क्लियर है? अब इस स्टेटमेंट को जो हमने लिखा है इसको मैं आपको बता भी देता हूँ क्या हो रहा है। सपोज करो एक ए वेक्टर था और एक ये बी वेक्टर था। ठीक है, ये बी वेक्टर था और ये हमारा ए वेक्टर था। अब इन दोनों को हमें स्केलर प्रोडक्ट लेना है, तो स्केलर प्रोडक्ट हमें किस तरीके से लेना होता है, तो वो देखो डेफिनेशन में बोला जा रहा है कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का इस तरह से डिफाइन होता है कि उनके दोनों के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है और उनके बीच के एंगल के कॉस के बराबर होता है। तो सपोज करो ये थीटा एंगल है इनके बीच में, तो हमने ए वेक्टर डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट ही लगाना है आपको। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट्स के। तो सपोज करो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए था और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी था, तो दोनों के प्रोडक्ट के, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा डॉट प्रोडक्ट, और उनके बीच में बनने वाले एंगल के कॉस के बराबर होगा, यानी ए बी कॉस थीटा। ठीक है, और ये हमारा हो गया ए डॉट बी का फॉर्मूला। अगर दो वेक्टर हैं ए वेक्टर बी वेक्टर, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वो हमेशा कैसे लिखोगे आप, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब एक नोट लिखो यहाँ पर, नोट में क्या लिखना है कि हमेशा द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर का, वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आती है, मतलब कि इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, ए डॉट बी लिया, तो यहाँ पर ए बी कॉस थीटा निकल के आया, तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, ये स्केलर क्वांटिटी होगी कोई ना कोई। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर होता है हमेशा। ठीक है, अब इसका हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस बताने जा रहा हूँ मैं सबसे पहले। फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है फिजिकल सिग्निफिकेंस। ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस भी देख लेंगे, अभी मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी कुछ एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको, फिजिकल सिग्निफिकेंस को। तो आपने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जिसका नाम था वर्क डन जो होता था वो होता था किसके बराबर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसके बराबर होता था। ठीक है, और इसी को हम लिखते थे W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, इस तरीके से लिखते थे भैया हम, एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पर एफ फोर्स है, एस डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो अब W वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, कितना काम हुआ, कितनी वर्क डन हुआ, इस पर डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है वर्क से। ठीक है, तो इस दिशा में वर्क हुआ, इसका कोई मीनिंग नहीं हुआ।
तो यानी कि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पर आ रहा है एफ एस कॉस थीटा, तो ज़रा इस एस कॉस थीटा को देखो। एस कॉस थीटा को जब भी हम कॉस थीटा को हटाते हैं तो वहाँ पर डॉट लगा देते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूँ, और फोर्स आप जानते हो एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उनके बीच में अगर मैं डॉट लगा दूँ तो मैं वर्क को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, वर्क इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस वेक्टर। ठीक है, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, जहाँ एफ फोर्स है और एस डिस्प्लेसमेंट है। अब हमेशा याद रखना फिजिक्स में जब भी डॉट हटाओगे आप तो उसके आगे कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अभी आगे हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, तो जब क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो वहाँ पर साइन आ जाता है। तो इसीलिए हम इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख देते थे कि W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो ये इसका सिंपल फॉर्मूला हो गया, और ये जो फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये वेक्टर की फॉर्म में फॉर्मूला है। ठीक है, तो दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है, समझ में आया। तो ये पहला एग्जाम्पल था। इस तरीके से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, एक हमने पढ़ा था पावर पढ़ा था ना, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। पावर बराबर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो यानी कि W अपॉन T। रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम पावर कहते हैं सिंपली। इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा होगा ये चीज़ आपने। ठीक है, और ये होता है, अब W बराबर हमने अभी देखा, W बराबर होता है F इंटू एस। ठीक है, FS होता है, तो W की जगह मैं लिख सकता हूँ F, या मैं वेक्टर उसकी फॉर्म में लिख लेता हूँ, डिफरेंशिएशन की फॉर्म में, तब आपको आसानी से क्लियर होगा। DW बाई DT लिख सकता हूँ मैं इसे। ठीक है, अब D को ऐसे ही रहने दो, और W की जगह मैं लिख सकता हूँ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और अपॉन में DT ऐसे ही रहा। अब F को मैं अलग कर लेता हूँ और इसको लिख लेता हूँ DS बाई DT। ठीक है, तो पावर आप जानते हो, पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, पावर का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर देखो, अब DS बाई DT क्या होता है भैया, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम किसके बराबर होता है, तो ये वेलोसिटी के बराबर होता है, और वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब ये पावर को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, F वेक्टर डॉट V वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे कॉस थीटा रह गया भैया, कॉस थीटा भी ले लो साथ में, कॉस थीटा। ठीक है, तो DS बाई DT कर लिख सकते हैं, और DS बाई DT होगा वेलोसिटी, और जब कॉस थीटा हटाओगे आप तो इनके बीच में क्या लग जाएगा, डॉट। तो ये पावर का फॉर्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, F वेक्टर डॉट V वेक्टर। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? इस तरीके से और भी हो सकते हैं। जैसे तीसरा एग्जाम्पल ले लो, जो आप अब 12th में पढ़ने जाओगे। अगर आप 12th में आ गए हो तो आप 12th में पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, मान लो कोई हमारे पास सरफेस है, और उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इस तरीके से देखो, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है इसमें से। ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो जितना भी पास हो रहा है इसमें से उसको हम फ्लक्स के नाम से जानते हैं। मैग्नेट की बात होगी, मैग्नेटिक फील्ड की, तो उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी तो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो सपोज करो ये इसका जो एरिया था वो S था। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, तो फाई बराबर क्या होता है, E वेक्टर डॉट एस ए, या S से हमने डिस्प्लेसमेंट ले लिया ना, तो A ले लेते हैं, कन्फ्यूजन रहेगा वरना। इसको ले लेते हैं ए वेक्टर, तो एरिया वेक्टर है ये। आप कहोगे सर एरिया तो वेक्टर नहीं होता, एरिया तो स्केलर क्वांटिटी है ना, लेकिन ये एरिया वेक्टर है ये। ठीक है, जब किसी फ्लक्स को हम कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर एरिया वेक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ती है हमें, तो एरिया वेक्टर है ये। तो फाई को मैं लिख सकता हूँ, जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, E डॉट ए वेक्टर। ठीक है, ये एरिया किसका है, ये इस जो भी ये कुछ शीट रही होगी उसका एरिया है। ठीक है, सरफेस एरिया है। कौन सा एरिया है, सरफेस एरिया इस ऑब्जेक्ट का। तो इस तरीके से ये कई सारे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस के, डॉट प्रोडक्ट के। ठीक है, तो डॉट हटता है तो कॉस लग जाता है, और अगर कॉस हटाओगे तो वो डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में आप ऐसे लिखोगे, W बराबर F वेक्टर डॉट S वेक्टर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो ये सेकंड पॉइंट क्या है कि कब पॉजिटिव होगा या मैक्सिमम, ये पहले लिख लेते हैं। कई सारे पॉइंट हैं वैसे तो डिस्कस करने के लिए, और लिखते हैं कि जैसे जो डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज एसोसिएटिव। अब ये क्या हुआ एसोसिएटिव का मतलब, तो ये हमने सब्ट्रैक्शन और एडिशन में भी देखा था कि सपोज करो A वेक्टर डॉट B वेक्टर लिखा हुआ है कहीं पे, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, B वेक्टर डॉट A वेक्टर। तो उसके आंसर में कोई भी फ़र्क
नहीं पड़ेगा। और ये आप खुद भी समझ सकते हो, ए डॉट बी का मतलब होगा ए बी कॉस थीटा और बी डॉट ए का मतलब होगा बी ए कॉस थीटा। तो बी और ए तो मैग्नीट्यूड है, तो वो तो कुछ भी हो, सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगी उनकी, तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, सॉरी थर्ड पॉइंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है तो इसको भी समझ लो। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है कि सपोज करो कहीं पे लिखा हुआ है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इस तरीके से लिखा हुआ है, तो आप इस ए वेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो दोनों के साथ। जैसे मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो जब इन सबको कैलकुलेट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी हमेशा बराबर आएगी। तो ये भी एक रूल हो गया जो आपको याद रखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव होता है डॉट प्रोडक्ट हमेशा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, विच इज़ फोर्थ पॉइंट, कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज पॉजिटिव इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, एंड नेगेटिव व्हेन द एंगल इज ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री हो। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको एक याद रखना है कि कब पॉजिटिव होगा डॉट प्रोडक्ट, कब निगेटिव होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी हेडिंग है नेक्स्ट इसमें, कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स आप समझ गए। ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स का मतलब है आई जे के कैप जो थे हमारे, वो उनका डॉट प्रोडक्ट किस तरीके से होगा तो वो देख लो। तो सबसे पहले तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ उनको। तो सपोज करो ये एक्सिस बना रहा हूँ मैं। सबसे पहले ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये वाली हो गई जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई और ये हो गई मेरी जेड एक्सिस। और ये तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली होते हैं। जैसे ये इनके बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा और इसके बीच भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये हमेशा 90 डिग्री बन रहा होगा। ठीक है, अब तीन ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स क्या होंगे, यूनिट वेक्टर्स। ये सपोज करो ये आई कैप है एक्स एक्सिस के अलोंग, ये मेरा हो गया जे कैप, यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग हो गया के कैप। तो इनके डॉट प्रोडक्ट क्या निकल के आते हैं वो हम स्टडी करेंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं। जैसे सपोज करो मुझे या फिर ना एक काम करते हैं, इसको जानने से पहले एक कट कर देते हैं इसे, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। जैसे हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कब कब होगी तो वो हम चेक करते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होगा वो आपका मैक्स कब होगा, मैक्स। तो मैक्स होने के लिए जो है वो थीटा को 0 डिग्री होना पड़ेगा। ठीक है, 0 डिग्री होगा तो देखो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू मैक्स कब आएगी, तो फॉर्मूला था ए बी कॉस थीटा। तो थीटा की जगह 0 डिग्री का एंगल बन रहा है तो वैल्यू आएगी ए बी। यानी कि जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, वो ए बी हो सकता है। और कब होगा मैक्सिमम, जब वैल्यू क्या होगी, एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा। अब 0 डिग्री का एंगल का मतलब क्या हो गया, यानी कि एक वेक्टर ऐसे है तो दूसरा वेक्टर भी उसके क्या होगा, पैरेलल होगा। तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का होगा। और 0 डिग्री का होगा तो तब आपका जो प्रोडक्ट होगा दोनों वेक्टर का वो मैक्सिमम होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये पॉइंट फिफ्थ। एक और पॉइंट देख लो सिक्स्थ। अब निकाल लेते हैं कि मिनिमम कब होगा। तो मिनिमम के लिए थीटा कितना होना चाहिए, तो सपोज करो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर रहे हैं हम, तो इसकी वैल्यू जब मिनिमम होगी तो उसके लिए जो थीटा है मेरा वो 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री होगा तो ही कॉस की वैल्यू 0 होगी, और कॉस 0 हो गया तो फिर सब कुछ ही 0 हो जाएगा।
यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मिनिमम होगा, कब होगा, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए इंटू बी कॉस थीटा, कॉस 90 लगाओगे, कॉस 90 की वैल्यू 0, 0 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर गिव्स यू 0, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी हो गई 0, तो यानी कि ये 0 हो सकती है, डॉट प्रोडक्ट आपका 0 भी हो सकता है। 0 कब होगा, 90 डिग्री पे। अब 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि मान लो ए वेक्टर ऐसे था और दूसरा वेक्टर उससे इस तरीके से था बी वेक्टर, तो दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो ऐसी कंडीशन में जब आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वो हमेशा क्या आएगा, 0 निकल के आएगा, ठीक है। और अगर एंगल ऑब्ट्यूज हो जाए, 90 से बड़ा हो जाए, तो वो नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो नेगेटिव में भी मैक्सिमम हो सकती है, नेगेटिव में कितनी मैक्सिमम हो जाएगी, माइनस ए भी आ जाएगा, तो वो नेगेटिव में मैक्सिमम आ जाएगी, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब चलते हैं उसके ऊपर जो मैं आपको करवा रहा था यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, तो इसको अब डाल देते हैं 7 नंबर का पॉइंट। तो अब देखो हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स का, अब आपको ये समझ में आएगा अच्छे से। जैसे 3 यूनिट वेक्टर ले लिया हमने और हम एक एक करके इनके डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। तो सपोज़ करो मैं आई वेक्टर का, आई कैप का जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ, आई कैप डॉट जे कैप, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आएगी, तो अब आप जान रहे हो आई कैप यूनिट वेक्टर है और जे कैप यूनिट वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री, और अभी हमने देखा 90 डिग्री पे कॉस 0 हो जाता है, तो डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा इनका 0, यानी आई डॉट जे आएगा 0। चलिए अब जे डॉट के करके देखते हैं। सपोज़ करो मैंने जे डॉट के करके देखा, तो जे डॉट के करोगे तो अभी भी इनके बीच जो एंगल बनेगा, ठीक है, इनके बीच जो एंगल बनेगा वो बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री होगा जे और के बीच में, तो भी इनका प्रोडक्ट कितना आएगा 0 डिग्री। के डॉट आई कैप करो आप, के कैप डॉट आई कैप, तो वो भी 0 आएगा क्योंकि उनके बीच भी एंगल कितना है 90 डिग्री का, ठीक है। तीनों वेक्टर आपस में क्या रहते हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहते हैं। ये कुछ एक्सिस इस तरीके से होगी, देखो, तो देखो इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इस वाले के बीच में देख लो यहाँ पे इस तरीके से देखो ये, तो इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, और इस वाले के बीच में 90 डिग्री का है, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का है, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो जो है 0 आएगा। तो हमेशा आपको ये याद रखना है पॉइंट कि आई डॉट जे कैप, जे डॉट के कैप, के डॉट आई कैप, इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है, ठीक है। आई डॉट जे कैप हो या जे डॉट आई कैप हो, सबकी वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है, 0 होगी हमेशा। सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर हम आई डॉट आई करें तो आई कैप की आई कैप से डॉट प्रोडक्ट लें तो क्या आएगी वैल्यू, तो ज़रा देखो डायग्राम में ही समझो, आई कैप इस डायरेक्शन में है और आई कैप भी इसी डायरेक्शन में होगा दूसरा वाला, तो दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा इस कंडीशन में, दोनों के बीच एंगल बनेगा 0 डिग्री। तो जब 0 डिग्री होता है तो अभी ऊपर बताया था कितना होता है, तब वैल्यू आती है ए बी मैक्स, यानी कि दोनों के प्रोडक्ट, और हम जानते हैं यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, यूनिटी होता है, तो आई डॉट आई लोगे तो वो 1 आएगा। इसी तरह से अगर आप जे कैप डॉट जे कैप करोगे तो उसकी वैल्यू भी 1 आएगी, 1 इंटू 1 1 ही होगा, ठीक है। और अगर आप के कैप डॉट के कैप लोगे तो उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 1। तो आपको ये एक और फॉर्मूला याद रखना है कि आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू हमेशा कितना होता है 1 होता है, ठीक है, ये याद रहेगा। तो ये 2 फॉर्मूले और हो गए, ठीक है। चलिए अब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, सपोज करो 2 वेक्टर ले लेते हैं, 8th पॉइंट, ठीक है। सपोज करो एक वेक्टर था मेरे पास ए वेक्टर, या मैं पहले हेडिंग डाल देता हूँ एक, डॉट प्रोडक्ट इन 3D स्पेस ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है, 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इन 3D स्पेस। तो लेट से हमें सपोज करने पड़ेंगे 2 वेक्टर, तो सपोज करो एक ए वेक्टर था जिसका था ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इस तरीके से डिफाइन था ये वेक्टर। और एक बी वेक्टर था मेरे पास जो कुछ इस तरीके से डिफाइन था, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, इस तरीके से ये 2 वेक्टर 3D स्पेस में डिफाइन हो रखे थे। अब मुझसे कहा गया कि भैया इनका डॉट प्रोडक्ट लेके दिखाइए, तो मैं तैयार हो गया, मैंने कहा ठीक है सर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर देते हैं, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसे आएगा भाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, है ना,
पहले इसकी इससे, फिर इसकी इससे, फिर इसकी इससे। तो कैसे लिखोगे आप इसको? आप लिखोगे ए एक्स डॉट बी एक्स और आई डॉट आई कैप, इसी तरीके से लिखोगे। फिर ए एक्स प्लस लगाओगे, ए एक्स डॉट बी वाई, सबका प्रोडक्ट लोगे, डॉट प्रोडक्ट, और आई डॉट जे कैप, फिर प्लस लगाओगे, फिर ए एक्स डॉट बी जेड और यहाँ पे आई कैप डॉट के कैप। ठीक है, अब ज़रा मुझे ये बताओ, अब फिर इन तीनों की तीनों से होगी, है ना? ये तो हो गए, अरे ये तो निपट गए अपने। ठीक है, अब इस बीच वाले की इससे होगी, फिर इससे होगी, फिर इससे होगी, फिर इस तीसरे वाले की इस वाले से डॉट प्रोडक्ट लेंगे, है ना? तीसरे वाले का इससे डॉट प्रोडक्ट लेंगे, फिर इससे, फिर इससे, और सबको ऐड करते चलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो अब देखो क्या होगा। तो देखो ये वाले जो आई डॉट जे है और आई डॉट के है, ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है आई डॉट जे और जे डॉट के और के डॉट आई ये सब जीरो होते हैं। तो ये वाले कंपोनेंट जो हैं, ये वाली वैल्यूज़ जो हैं, ये तो ज़ीरो ही हो जाएंगी अपने आप में। ठीक है, और जब ज़ीरो हो जाएंगी तो बचेगा क्या हमारे पास? पहले सबको लिख लेते हैं, चलो ऐसा करते हैं। तो ए वाई का करोगे आप, तो ए वाई डॉट बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप प्लस ए वाई डॉट बी वाई जे कैप डॉट जे कैप प्लस ए वाई डॉट बी जेड और ये हो जाएगा जे कैप डॉट के कैप। ठीक है, अब लास्ट वाला रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका ए जेड डॉट बी एक्स के कैप डॉट आई कैप और प्लस ये हो जाएगा आपका ए जेड डॉट बी वाई के कैप डॉट जे कैप प्लस ये हो जाएगा आपका ए जेड डॉट बी जेड के डॉट के। तो देखो कौन कौन से कैंसिल आउट हो जाएंगे। आई डॉट जे ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, जे डॉट आई ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, के डॉट आई ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो ये बीच के डायगोनल वाले बच गए सिर्फ। ठीक है, तो इनको लिख लेते हैं हम। तो जो फाइनल आंसर निकल के आया हमारा, और हम जानते हैं आई डॉट आई क्या होता है, जे डॉट जे वन, ये सब वन के इक्वल होते हैं। तो जो 3 डायमेंशन में ए डॉट बी वेक्टर निकल के आया मेरा, वो आया ए एक्स डॉट बी एक्स प्लस ए वाई डॉट बी वाई प्लस ए जेड डॉट बी जेड। तो बस इनको आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे तो हमारा रिजल्टेंट एक स्केलर क्वांटिटी ही निकल के आएगी। तो इस तरीके से हम 3D स्पेस में दो वेक्टर को क्या कर सकते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट तरह के मल्टीप्लिकेशन की तरफ। अच्छा, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग रह गया। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं उसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, है ना? इसको ही उठा के ले आते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस तो हमने देख लिया था, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है ये भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और नीचे ले जाते हैं सबसे। तो जैसे ये डायग्राम था मेरा, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस देख लो क्या होता है इसका। ठीक, वैसे पूरा डेरिवेशन है लेकिन वो नहीं करेंगे हम। तो यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग डाल रहा हूँ, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है डॉट प्रोडक्ट का, वो हम देख लेते हैं। तो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ये है कि मान लो ए वेक्टर है, हमने अभी डिफाइन किया था ए डॉट बी को, तो हम इस तरीके से लिखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो जो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस होता है वो ये कहता है कि जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है वो ए वेक्टर, ठीक है, और अगर मैं बी वेक्टर का प्रोजेक्शन लूँ, प्रोजेक्शन अभी बताया था शुरुआत में कि एक 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे इस ए वेक्टर पे, तो ये जो प्रोजेक्शन होगा यही हमारा क्या होगा, इस प्रोजेक्शन में अगर यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगाऊँ तो इसकी वैल्यू आएगी बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा मेरा यही तो वैल्यू है। तो यानी कि ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का जो प्रोजेक्शन हो अलॉन्ग ए वेक्टर की डायरेक्शन में, वो उन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर होता है। यही ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का। क्या कहा मैंने, दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या बताता है, वो ये बताता है कि जो ए वेक्टर है वो तो आपको पूरा लेना है, ये रहा, और उसका मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और जो बी वेक्टर है उसके प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होता है। कौन, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये है इसका सिंपल सा ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। इसको मैं स्टेटमेंट वाइज भी लिख देता हूँ, कभी तुम कंफ्यूज हो जाओ। तो पहले तो ये लिख लेता हूँ यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और इसको इस तरीके से लिखता हूँ मैं, ए इंटू बी कॉस थीटा।
ठीक है। और आप जानते हो ये बी कॉस थीटा क्या है यहाँ पे, ये ए तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अगर ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो तो ए है, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका ये रहा बी कॉस थीटा, ठीक है। अगर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैं बी ले लूँ तो वो बी कॉस थीटा आएगा, ये प्रोजेक्शन, ठीक है। इसको मैं रेड पेन से कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये इसका प्रोजेक्शन है, ये वाला वेक्टर, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है डॉट प्रोडक्ट का, तो मैं यहाँ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, अरे यार, सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज defined as product of a vector, product of a vector and the projection of another vector along the direction of first vector, ठीक है। तो जो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड द प्रोजेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ठीक है। तो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन के अलॉन्ग जो दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन होगा वही उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही क्या ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस देता है दोनों वेक्टर के प्रोडक्ट का, डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस हो गया। इसके अलावा हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस को ऊपर ही बात कर ली, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको इग्नोर भी कर सकते हो, बट जो ऊपर का है वो सब याद रखो, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रोडक्ट की तरफ, जो है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट, सेकेंड वाला वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम और क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसे। तो देखिए इसके क्या स्टेटमेंट है, जैसे वेक्टर प्रोडक्ट की मैंने स्टेटमेंट लिखी थी ना ऊपर, यहाँ पे द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, उसी तरह वेक्टर प्रोडक्ट की क्या स्टेटमेंट आएगी, तो इसकी स्टेटमेंट आएगी वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors is defined as the product of their magnitudes, and the sign of the angle between them, ठीक है। और ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है, दो वेक्टर का, तो इसकी डायरेक्शन भी आएगी प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन होने के बाद। तो एंगल बिटवीन देम ये तो इसके बारे में हो गई, एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इज परपेंडिकुलर, ठीक है। जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी, एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दी बोथ वेक्टर ठीक है। इसको कैसे लिखें, इसको ऐसे लिखते हैं, बिटवीन देम एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दी बोथ वेक्टर which are acting in the plane according to right hand screw rule, या फिर इसको हम बोल सकते हैं राइट हैंड थंब रूल। ब्रैकेट में लिख देता हूँ,
और राइट हैंड थंब रूल। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा राइट हैंड थंब रूल, उसके अकॉर्डिंग हम उस डायरेक्शन की पता लगाएंगे। ठीक है, तो क्या बोला गया इस डेफिनेशन में, अब ध्यान से समझते हैं कि सपोज करो दो वेक्टर किसी प्लेन में एक्ट कर रहे थे। तो पहले तो प्लेन बना लेता हूँ मैं, ये इस तरीके से प्लेन बना लिया मैंने। ठीक है, तो ये एक प्लेन है, इसमें दो वेक्टर वर्क कर रहे हैं। कैसे वर्क कर रहे हैं भाई, एक वेक्टर ऐसे है, अरे 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 ये क्या हो गया भाई, मिट कैसे गया। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, ये प्लेन हो गया, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ठीक है, ये प्लेन हो गया हमारा। अब इस प्लेन में दो वेक्टर वर्क कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। इस पार्टिकल पे ये एक वेक्टर इधर है, इसको बोल देते हैं बी वेक्टर, और एक वेक्टर इधर है इस, अरे भाई साहब पूरा ही आ गया, और एक है मेरा ये ए वेक्टर। ठीक है, ये दोनों वेक्टर इस तरीके से वर्क कर रहे थे। अब मुझे लेना है ए वेक्टर, अच्छा इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं ना। तो अब इसको किस तरीके से हम लिखेंगे, ध्यान दो, यहाँ पर लिखेंगे हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ये क्रॉस का साइन है, याद रखना है आपको, मैथ वाले साइन भूल जाओ अब। तो ये वेक्टर वाले साइन चलेंगे अब यहाँ पे। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, यहाँ पर बताया मैंने आपको डेफिनेशन में कि वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैम। और सपोज करो इनके बीच में बनने वाला एंगल थीटा था, तो ये जो डॉट प्रोडक्ट होगा ये बराबर होगा हमेशा इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। यानी कि सपोज करो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी था और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए था, तो उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा, और उनके बीच लगने वाले साइन थीटा के बराबर होगा प्रोडक्ट के। और साथ में ये जो सॉल्व होके आएगा इसकी कोई डायरेक्शन भी होगी, तो उसको हम एन कैप से शो कर देते हैं। तो ये बनेगा आपका क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला, ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है, दिस इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ठीक है, और ये एन वेक्टर की डायरेक्शन आप कैसे निकालोगे, तो राइट हैंड स्क्रू रूल की हेल्प से आप इसकी डायरेक्शन निकालोगे। कैसे निकालेंगे, अब देखो, सपोज करो ये मैंने ए वेक्टर बी वेक्टर बनाया ना, तो यहाँ से देखो सपोज करो ये बी वेक्टर है, इस तरीके से दिखाता हूँ, ये मेरा बी वेक्टर है और ये मेरा ए वेक्टर है। ठीक है, अब मुझे ए क्रॉस बी लेना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना ए क्रॉस बी, तो मैं अपने फिंगर्स को एक वेक्टर की सीध में रखूंगा जिससे क्रॉस ले रहे हैं, तो ए से ले रहे हैं ना, ए क्रॉस बी, इस तरीके से फिंगर्स को एडजस्ट करेंगे, और जिसकी तरफ क्रॉस कर रहे हैं यानी बी की तरफ कर रहे हैं, तो ए से बी की तरफ मूव करूंगा मैं। तो अंगूठा कहाँ है, यहाँ देखो परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ आ रहा है, तो जो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व होके आएगा उस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा इस तरीके से परपेंडिकुलर होगी इन दो वेक्टर के हमेशा। ठीक है, यानी कि ये आपका एन कैप की डायरेक्शन हो गई, यह है आपका एन कैप यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये तो वेक्टर होगा, लेकिन हमने जो एन कैप लिखा है ना ये इस तरीके से होगा, ये होगा एन कैप। ठीक है, तो वो तो वेक्टर हो गया। तो एन कैप का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, एन कैप का फॉर्मूला क्या होगा, एन वेक्टर डिवाइड बाय एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये एन कैप का फॉर्मूला हो गया, तो समझ में आ गया। अगर बी क्रॉस ए ले रहे होते तो डायरेक्शन कहाँ होती, तो देखो फिंगर को हम बी की तरफ रखते, बी से ए की तरफ क्रॉस ले रहे हैं ना, तो फिंगर को बी की तरफ रखते और बी से ए की तरफ रखते, तो देखो अंगूठा नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर बी क्रॉस ए करते हम तो फिर क्या आता, यहीं पे समझ लेते हैं। अगर मैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करता तो आता आपका फॉर्मूला तो यही बनता ए बी साइन थीटा, लेकिन जो वेक्टर सॉल्व होके आता वो नीचे की तरफ डायरेक्शन शो कर रहा होता है इस केस में, तो उसका वेक्टर इस तरीके से बनता। तो सपोज करो ये जो है के कैप बन गया। ठीक है, तो इसके साथ मैं लगा देता हूँ यहाँ पे के कैप, तो ये बी क्रॉस ए आ गया मेरा। ठीक है, तो बी क्रॉस ए कुछ और निकल के आएगा और ए क्रॉस बी कुछ और निकल के आएगा हमारा, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या निकल के आता है, कोई ना कोई वेक्टर क्वांटिटी निकल के आती है, इसीलिए इसका नाम क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये आपका लास्ट टॉपिक है। अब बस इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने हैं और कुछ क्वेश्चंस भी ले लेंगे सॉल्व करने के लिए, और फिर ये वेक्टर पोर्शन आपका 11th और 12th के हिसाब का जो है मैंने सब कुछ आपको डिटेल में बता दिया है। ठीक है, इसके बाद जो वीडियोज़ आएंगी वो शायद मैं एक तो आप लोग कुछ कमेंट कर दिया करो वीडियो पे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए, कि कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे ही बना रहे हैं। ठीक है, तो कुछ कमेंट कर दिया करो, या अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, ताकि लोग देखें कंटेंट, तो उन्हें पता तो चले कि हाँ अब वीडियोस बन रही हैं, लेकिन बच्चों तक पहुँच ही ना पाएँ तो वो फिर बेकार ही है, उनका कोई यूज़ ही नहीं है। तो आपसे मेरी ये है थोड़ी सी कि आप अगर कुछ करना चाहो तो बस इतना करो कि ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और कोई चीज़ अगर समझनी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो ले आऊँगा।
ठीक है। तो वैसे तो मैं सब सीक्वेंस में बना ही रहा हूँ, जितना भी टाइम मुझे मिलता है ऑफलाइन के अलावा मैं सब इसमें लगा देता हूँ वीडियोस वगैरह बनाने में। तो एक कंटेंट आ जाएगा यूट्यूब पे, तो वो थोड़ा सा बच्चों की हेल्प करेगा समझने में, ठीक है। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि बहुत अच्छे से बता पाऊँ। पीपीटी वगैरह तो नहीं लेके आता, बट जो है पूरा हैंड रिटन ही रहता है मेरा। तो ये सारा आपको जो है शुरू से लेके ये मैंने आपको वेक्टर एक्सप्लेन कर रखा है इसमें पीडीएफ में, और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी जल्दी, ये कंप्लीट हो जाए एक बार, फिर ये आप ग्रुप से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।